नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम रामबाण एकेडमी YouTube चैनल है। भाइयों, पिछली 2 वीडियो हमने करंट अफेयर्स की डाली, करंट अफेयर्स 2022। आज की वीडियो भी हमारी करंट अफेयर्स ही है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारी ये 5 या 6 वीडियो जो रहेंगी करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई रहेंगी, जिसमें हमारी 2022 की लगभग कंप्लीट करंट अफेयर्स शामिल हो जाएगी। उसी कड़ी में हम आज करंट अफेयर 2022 का पार्ट 3 आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाइयों करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा नोट 100 रुपये का नोट है और सबसे कम पसंद किया जाने वाला नोट 2000 रुपये का नोट है। इसका मतलब भाइयों ये है कि जो मार्केट में चल रहा है सबसे ज़्यादा नोट वो 100 रुपये का। जिस नोट में सबसे ज़्यादा लेन देन होता है तो वो 100 रुपये के नोट में सबसे ज़्यादा क्रय और विक्रय किया जाता है। 2000 रुपये का जो नोट है उसका लेन देन कम होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन सा नोट चल रहा है? 100 रुपये का नोट चल रहा है। ऐसा रिजर्व बैंक ने एक सर्वे किया। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है काफ़ी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, 27 मार्च 2022 को ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये जो ऑस्कर पुरस्कार है 2022 में घोषित हुए हैं, तो निश्चित है कि 2021 में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए किए गए होंगे। तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 में पहली बार दिए गए। मालूम है आपको कहाँ पर? हॉलीवुड की फिल्मों के लिए दिए जाते मुख्य रूप से। हॉलीवुड लॉस एंजल्स अमेरिका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो इस बार के ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विल स्मिथ। फिल्म का नाम है किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या बेस्ट एक्ट्रेस का जो जेसिका चेस्टन को मिला है, फिल्म है आइज ऑफ टेमी फे। बहुत अच्छे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा है और कोडा फिल्म के निर्देशक सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म एनकैंटो हो गई है। फिल्म ड्यून को सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। इस बार फिल्म ड्यून को सबसे ज्यादा 6 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए। अगर ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें, पूछा जाए कि भाई अब तक के इतिहास में, ऑस्कर के इतिहास में सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिले हैं, तो टाइटैनिक, बेन-हर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। 3 फिल्में हैं जिनको सबसे ज्यादा 11 ऑस्कर मिले हैं। टाइटैनिक, बेन-हर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं, तो उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित हो गया। थोड़ा और बढ़ते हैं भाइयों। हाँ जी, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से अधिक मैच जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है। विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से ज्यादा मैच जीते हैं। मैच की बात कर रहे हैं, टाइटल नहीं, ग्रैंड स्लैम की बात नहीं कर रहे, मैच की बात कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में 80 से ज़्यादा, विंबलडन में, यूएस ओपन में और फ्रेंच ओपन में ये मैच जीते हैं 80 से ज़्यादा। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो 85 मैच जीत चुके हैं ये। तो नोवाक जोकोविच पहले ऐसे खिलाड़ी बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिन्होंने प्रत्येक ग्रैंड स्लैम, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैचों का टारगेट पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉर्न का थाईलैंड में निधन हुआ। 2008 के आईपीएल के पहले संस्करण को जीतने वाली राजस्थान रॉयल टीम के कप्तान शेन वॉर्न थे। इस बार आपको पता है राजस्थान रॉयल्स रनर अप रहा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन गुजरात टाइटंस, सेकंड पोजीशन राजस्थान रॉयल। और 2008 में जब आईपीएल का पहला सीजन हुआ था, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई, इसके विजेता थे राजस्थान रॉयल्स और उसकी टीम के कप्तान थे शेन वॉर्न। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, सभी जानते हैं, लेकिन निधन थाईलैंड में हुआ, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कहां पर निधन हुआ ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के प्रशासन और प्रबंध परिषद की उपाध्यक्ष अपराजिता शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया ITU में और प्रशासन और प्रबंध परिषद की उपाध्यक्ष बनी है ये। दूसरे भाई, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल में गैबोन और टोगो 2 देश नए शामिल हुए हैं। कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे और ये स्वैच्छिक समूह है।
जैसे भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, अब भारत की इच्छा चाहे तो रहे चाहे तो ना शामिल हो इसमें। तो ऐसे ही दो नए देश शामिल हुए हैं, टोगो और गैबोन, और अब जो है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 56 हो गई है। कुल सदस्य देश कितने? 56 हो गए हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करें तो हम देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बंगलुरु में किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से संबंधित पहला पार्क देश का कामना है बंगलुरु में स्थापित किया गया भाइयों। अगले चलते हैं, महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में देश की सबसे बड़ी प्रतिमा, याद रखना शयन मुद्रा में देश की सबसे बड़ी प्रतिमा बोध गया में स्थापित की गई और इस प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम है मिंटू पाल। मिंटू पाल कौन है? मूर्तिकार है। कौन सी प्रतिमा बनाई? महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा बनाई। कहां पर भाइयों? कहां पर है? बोध गया में है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर की बात करें हम, इसको भूल जाइए। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि यानी कि आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वर्ष के रूप में घोषित किया। 2022 को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में घोषित किया गया और यूएनओ ने ही, संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया। भारत सरकार ने आग्रह किया था कि भाई हमारे जो बाजरा है, मोटे अनाज, बाजरा यानी मोटे अनाज में बाजरा, मक्का वगैरह सभी आ जाते हैं, तो मिलेट्स मतलब मोटे अनाज। तो भारत सरकार की तरफ से आग्रह किया गया कि बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया जाए, तो उस आग्रह को FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार किया और फिर उसके बाद यूएनओ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 क्या है? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। 2023 क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। दोनों यूएनओ द्वारा घोषित हैं भाई। यूएनओ की आम सभा, जनरल असेंबली इसको घोषित करती है। अगले उस पर चलते हैं सवालों पर। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में है और देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय केरल में है। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट में है, कंफ्यूज ना हो जाए दोनों को, इसीलिए एक साथ दिया। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कहां पर है भाइयों? नागालैंड। देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय केरल में है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अभी 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई। पहले क्या था? ऑस्कर पुरस्कार। अब 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई। ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पंडित रविशंकर सितार वादक थे जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता। इस बार की बात करें, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ग्रैमी पुरस्कार में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। कौन सा रिकॉर्ड था? लीव द डोर ओपन। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। एल्बम ऑफ द ईयर VR। एल्बम ऑफ द ईयर का नाम है VR। अब सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन और एल्बम ऑफ द ईयर VR है भाई। इसके बाद भारतीय मूल के रिकी केज ने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, स्वीपर्ट कोपलैंड के साथ सर्वश्रेष्ठ नई एल्बम डिवाइन टाइड्स, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नई एल्बम किसको मिला है? डिवाइन टाइड्स को, और उसमें भारतीय मूल के हैं रिकी केज। रिकी केज जो है भारतीय मूल के हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरना तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार में ये 3 ऊपर के जो दिख रहे हैं यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो ये अपने नाम में सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो भारतीय मूल के 2 हैं, एक है रिकी केज और एक है फाल्गुनी शाह, ठीक है, जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला इस बार। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड MD बोलते हैं, कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला है अलका मित्तल। ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अलका मित्तल है भाइयों। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कॉल योर कोप मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च हुआ है? नागालैंड में लॉन्च हुआ भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं। कैरोलिना बिलावस्का है पोलैंड की, इसको मिस वर्ल्ड 2021 चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नामक युद्ध अभ्यास बेलगावी कर्नाटक में हुआ। कहाँ पर हुआ? बेलगावी कर्नाटक में। कौन सा धर्म गार्जियन किस किस के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच हुआ। आगे बढ़ते हैं। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्वे देता है एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में। डेनिस पार्नेल सुलीवन अमेरिका के हैं, इनको मिला है। डेनिस पार्नेल सुलीवन को कौन सा पुरस्कार मिला भाइयों? एबल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए एक पैनल गठित किया 3 सदस्यों का। एक 3 सदस्यों का पैनल ईडब्ल्यूएस की समीक्षा के लिए गठित किया गया है। अब ये जो है ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं। ईडब्ल्यूएस जिनको 10% आरक्षण मिला हुआ है, उसके रिव्यू के लिए, उसकी समीक्षा के लिए जो एक पैनल सदस्य घोषित किया गया है, उस 3 सदस्यों के पैनल के हेड है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है? अजय भूषण पांडे। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण। ईडब्ल्यूएस के रिव्यू के लिए जो पैनल घोषित हुआ उसमें 3 सदस्य हैं और उसके हेड कौन है? अजय भूषण पांडे है। आगे बढ़ते हैं। कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप, फुटबॉल का विश्व कप 2022 कतर में आयोजित होगा। इसका शुभंकर है लाइव। इसका शुभंकर का नाम क्या है? लाइव है। ठीक है। देखिए भाइयों, यहां पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है, आप ये मानिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से मिस नहीं करेंगे और ना ही ये सोचेंगे कि भाई ये शायद कम महत्वपूर्ण होगा। असलियत में तो सबसे महत्वपूर्ण वो होता है जो आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही होता है। अब वो चाहे अच्छा क्वेश्चन है या खराब क्वेश्चन है, लेकिन जो आ गया वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं ये नहीं पूछा जाएगा तो इसको मिस कर दो। उसके लिए हमने बहुत कुछ सोचा है, तभी तो दिया। जहां पर ज़्यादा चांस है उस सवाल को हमने बहुत सोच समझ कर ही आपके सामने पेश किया है। ठीक है। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट छांटने की कोशिश मत कीजिए। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, लेकिन जिसके लिए हम बोल रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज। अभी देखिए, मतलब अभी बाइक आ रही हैं इलेक्ट्रिक, कार आ रही है इलेक्ट्रिक, यहाँ पर क्रूज जहाज भी इलेक्ट्रिक आ गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा वो कौन सा? यांगजी रिवर 3 गोर्जेस 1, चाइना में। यांगजी रिवर 3 गोर्जेस 1 इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोषित हुआ है। देश की पहली स्टील सड़क सूरत हजीरा में, सूरत में हजीरा जगह है, वहां पर भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। ये जो सड़क बनाई गई है, जो हमारे स्टील के जो अपशिष्ट होते हैं उनके द्वारा, उनका इस्तेमाल करके ये सड़क बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम लेन देन में पहला स्थान भारत का है। यानी कि जो हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि के द्वारा जो हम डायरेक्ट लेन देन कर रहे हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेन देन ऐसा भारत में हो रहा है। इसे रियल टाइम लेन देन में पहला स्थान किसका है? भारत का है भाइयों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अधिक फल उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। नए आंकड़े हैं बिल्कुल। तो उसके अनुसार जो 21-22 क्या है, उनके अनुसार आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की बात है, फलों में आंध्र प्रदेश, सब्जी में उत्तर प्रदेश। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश 2 साल बाद इस स्थिति को प्राप्त कर पाया है। ठीक है। दूसरा नंबर अभी पश्चिम बंगाल का है। तो 2 साल तक पश्चिम बंगाल इससे ऊपर था भाई। अभी उत्तर प्रदेश दोबारा से 2 साल बाद सब्जी उत्पादन में दोबारा से प्रथम स्थान पर आया है। तो इसलिए हो सकता है, अगर आप चेक करें तो हो सकता है पुराने आंकड़े चेक करेंगे तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर नहीं मिले आपको। तो याद रखना है, लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा फल आंध्र प्रदेश और सबसे ज़्यादा सब्जी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं भाइयों। मैसूर में शाही निर्माण इकाई का नाम रखा गया वर्णिका। अब ये शाही निर्माण, शाही मतलब इंक
अब ये जो इंक है या स्याही है, ये कौन सी स्याही है? जो नोटों को छापने में प्रयोग होती है स्याही, नोटों की छपाई में प्रयुक्त होने वाली जो इंक है या स्याही है, उसके निर्माण के लिए एक यूनिट बनाई गई है मैसूर में, उसका नाम है वर्णिका। तो अब आपसे कैसे सवाल बन सकता है? सवाल बन सकता है कि वर्णिका क्या है? शाही निर्माण इकाई है। कहाँ पर? भारत में नोटों के लिए शाही का निर्माण के लिए एक इकाई बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई है? मैसूर में, कर्नाटक में बनाई गई है। 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है 100% विद्युतीकृत हो चुका है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई डीजल इंजन नहीं चलेगा, सिर्फ बिजली की रेलगाड़ी चलेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई जाएगी। अभी इसका ट्रायल बेस में चल रहा है, अभी तो कुछ एरिया है जहाँ पर ये बनकर तैयार भी नहीं हुई है। तो दिल्ली से मेरठ के बीच भारत की पहली कौन सी रेल चलेगी? रैपिड रेल। इसे बोलते हैं RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। RRTS अगर पूछे, RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहाँ पर? दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी, भारत की पहली रैपिड रेल होगी। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। इस बार 5वां वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 75 महिलाओं को दिया गया। वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसी महिलाएं जो देश को बदलने में अपना योगदान दे रही हैं, उनको अवार्ड दिया गया। कितनी महिलाओं को? 75 महिलाओं को अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? नीति आयोग द्वारा दिया गया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो भी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहां भी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो 75 महिलाओं को दिया गया। अब ये 75 क्यों चुना गया? क्योंकि देश की आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है, और 75वें साल को, 75 वर्ष को किस रूप में मना रहे हैं? अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम 75 महिलाओं को सम्मानित करते हैं इसी बार, ठीक है। कौन सा अवार्ड था? 5वां अवार्ड था। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग द्वारा 75 महिलाओं को ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया, ठीक है। और 75वें वर्ष को मनाने के लिए आज़ादी का क्या मना रहे? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमेठी में, महत्वपूर्ण है, अमेठी में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण को मंजूरी दी है। 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएंगी। कहाँ बनाई जाएंगी? अमेठी में। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, ठीक है। अमेठी कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? मेरठ में रखी गई है। एक बात और बहुत अच्छा बन सकता है कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछे तो इम्फाल में, मणिपुर में, इम्फाल या मणिपुर में है। अभी इसके बाद दिल्ली में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मुंबई में भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसे मुंबई पुणे कह सकते हैं, मुंबई पुणे के बीच में बन रही है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मेरठ में है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर है, ठीक है। और अगर पूछे भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मणिपुर, इम्फाल में है, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं। तो अमेठी में क्या बन रही है? AK-203 राइफल बन रही है, असॉल्ट राइफल बन रही जा रही है, 5 लाख बनाई जाएंगी भाई। हाल ही में पहला लता दीनानाथ पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। लता मंगेशकर जी के निधन के पश्चात ये पुरस्कार उनके परिवार वालों ने शुरू करने के लिए कहा, और पहला लता दीनानाथ पुरस्कार इसी बार शुरू हुआ, और ये किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ठीक है। भारत द्वारा जल्दी आयुष मार्ग और आयुष वीजा लॉन्च किया जाएगा। कल की वीडियो में मैंने बताया था आयुष। आयुष जो है, आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से, विदेश से भारत में इन विधि के द्वारा इलाज कराना चाहता है और वो भारत में आना चाहता है, तो उसको एक विशेष वीजा दिया जाएगा, जिसे आयुष वीजा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी कोई देश वीजा देता है तो उसमें कारण बताना होता है कि हम एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, हम एज ए ट्रेडर जा रहे हैं, तो किस रूप में हम उस देश की यात्रा करने जा रहे हैं। तो ये
उल्लेख करना पड़ता है। तो अगर हम आयुष वीज़ा लॉन्च कर देंगे तो इससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर कहेगा जी मुझे तो इलाज कराने जाना है और मैं इनके द्वारा इलाज कराना चाहता हूँ, होम्योपैथी से, सिद्ध से, यूनानी से या योग से या आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहता हूँ, तो उस वीज़ा के बल पर वो इंडिया में आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में हो गया होगा। भारत द्वारा जल्दी आयुष मार्ग और आयुष वीज़ा लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरुण की स्वनिर्मित महिला अरबपतियों की लिस्ट में भारत की 3 महिलाएं शामिल की गई। तो हरुण ने एक लिस्ट जारी की ऐसी महिलाओं की जो खुद के दम पर, स्वनिर्मित मतलब खुद के दम पर अरबपति बनी। ठीक है, ऐसी महिलाएं जो खुद के बल पर, खुद के दम पर अरबपति बनती हैं, ऐसी महिलाओं की हरुण ने एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। यानी कि एक तो वो महिला है जिनके भाई पैतृक ही व्यापार है, कोई बिजनेस है और उसी की वजह से वो स्वनिर्मित नहीं है, वो क्या है कि भाई हम उनके परिवार द्वारा निर्मित अरबपति हैं, उनको नहीं, स्वनिर्मित महिलाओं को शामिल किया गया। इस सूची में फाल्गुनी नायर जो है नायका कंपनी की है। नायका कंपनी है, फैशन से जुड़ी हुई कंपनी है। इस कंपनी की फाल्गुनी नायर को शामिल किया गया। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की बहुत प्रसिद्ध शख्सियत है और राधा वेम्बू जोहो कंपनी की है। ठीक है, ये तीनों ही भारत की स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। किसने बताया? हरुण की लिस्ट ने बताया। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया, टेम्पल 360। ये क्या है? ये है कि अगर कोई भारत का कोई मंदिर है और उस मंदिर में आरती चल रही है और आप उसको घर बैठे देखना चाहते हैं, तो इस पोर्टल की वजह के द्वारा आप उस आरती को लाइव देख सकते हैं। रिकॉर्डेड नहीं, लाइव होगा वो। ये टेम्पल 360 पोर्टल समझ में आ गया क्या है? किसने लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय ने, भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। पर्यावरण जागरूकता के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया शुभंकर प्रकृति है। बहुत अच्छा है भाई सवाल। प्रकृति शुभंकर किसका है? पर्यावरण जागरूकता के लिए है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है। और मैंने एक और बताया था, एक और शुभंकर है जागृति। जागृति किसके लिए बनाया था? उपभोक्ताओं में जागरूकता के लिए। यहाँ पर्यावरण में जागरूकता के लिए था और वो उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए जागृति। ओके, प्रकृति, पर्यावरण, जागृति, उपभोक्ताओं की जागरूकता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए और राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। 2022 बर्मिंघम और 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हालांकि राष्ट्रमंडल खेल हम आपके सामने जब खेलों का अलग से लाएंगे तो उसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा कि भारत की स्थिति क्या रही। राष्ट्रमंडल खेल तो काफ़ी अच्छा सवाल बनेगा राष्ट्रमंडल खेल से। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, कौन जारी कर रहा है? विश्व बैंक जारी कर रहा है। 2011 से 2019 यानी 8 साल का पीरियड लिया। इसमें भारत में गरीबी जो है 12.23% कम हुई है, बढ़ी नहीं है। याद रखिए, भारत में गरीबी कम हुई है। कितनी परसेंट कम हुई है? 12.3%। और कौन कह रहा है? विश्व बैंक कह रहा है 2011 से 2019 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 अप्रैल को हेग नीदरलैंड में इनविक्टस गेम्स की शुरुआत हुई। पहले जो ये हुए थे 2014 में हुए थे इनविक्टस गेम्स, और इस बार कहाँ हुए? हेग नीदरलैंड में हुए। अब बात हमें देखनी है कि इनविक्टस गेम्स कौन से होते हैं। देखिए, किसी भी देश के ऐसे सैनिक जो अपने कार्य के दौरान घायल हो गए और ऐसी स्थिति में वो विकलांग हो गए, कोई भी युद्ध के दौरान सेना है, सेना में कार्य करते हुए ऐसी स्थिति में अगर वो विकलांग हो गए तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए खेल शुरू किए गए इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसे खेलों को बोलते हैं इनविक्टस गेम्स। इनमें कौन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? सैनिक। ऐसे सैनिक जो कार्य के दौरान या अपनी सेना की सेवा करने के दौरान घायल होकर विकलांग हो गए हों, तो उन्हीं के द्वारा गेम खेले जाते हैं। हेग नीदरलैंड में हुए इनविक्टस गेम्स, और पहले जो हुए थे 2014 में लंदन में हुए थे, सबसे पहले जो हुए थे। आगे बढ़ते हैं भाई। आईआईटी मद्रास ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट होमो SEP, आप चाहें तो इसको SEP ऐसे भी लिख सकते हैं, विकसित किया है।
ठीक है। अभी जानते हैं सभी कि भाई जब सेप्टिक टैंक को साफ करते हैं तो उसमें गैस बनती है और गैस में कई बार सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जिसे नाम दिया गया होमो एसएपी, जो बिना मनुष्य की सहायता के सेप्टिक टैंक की सफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवे अधिकारी श्रेयस जी होसुर ने विश्व में सबसे कठिन खेल प्रतिस्पर्धा आयरनमैन ट्रायथलन को पूरा किया। ये ऐसी प्रतिस्पर्धा जो वर्ल्ड में सबसे कठिन प्रतियोगिता मानी जाती है खेलों में। सबसे कठिन खेल कौन सा है? आयरनमैन ट्रायथलन है। जो इसको पूरा करता है, जीतना की बात नहीं कर रहे, जो पूरा भी कर रहा है उसे आयरनमैन कहा जाता है। अब कितनी कठिन है वो ये देखिए आप। 3.8 किलोमीटर की तैराकी होती है इसमें 3.8 किलोमीटर की ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपकी समझाने के लिए बता रहे हैं, जिससे आपको इसका पता चल जाए कि कितनी वो है। 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना है, उसके बाद 42.2 किलोमीटर की दौड़ है। यानी एक व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को लगातार करेगा। 3.8 किलोमीटर तैरना है, लगभग 4 किलोमीटर होगा, 3800 मीटर तैर रहा है, 180 किलोमीटर तक साइकिल चला रहा है और उसके बाद 42.2 किलोमीटर तक दौड़ भी रहा है। और ये सब श्रेयस जी होसुर ने 13 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया। इस पूरे टारगेट को 13 घंटे 26 मिनट में इन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कितना कठिन प्रतियोगिता है और इसको पूरा किया है श्रेयस जी होसुर ने, जो कि रेलवे में एक ऑफिसर है। आयरनमैन ट्रायथलन, और आयरनमैन ट्रायथलन जो भी पार्टिसिपेट करके जीत मतलब पूरा कर लेता दौड़ को, उसे आयरनमैन का खिताब भी मिलता है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाइयों। विजडन पत्रिका किससे जुड़ी है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। विजडन पत्रिका ने 5 खिलाड़ियों को क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर घोषित किया। 5 खिलाड़ियों को, जिनमें रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी शामिल रहे। भारत के रोहित शर्मा और भारत के जसप्रीत बुमराह दोनों को क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर शामिल किया गया। टोटल कितने खिलाड़ी थे? 5 थे, जिनमें भारत के भी 2 रहे। शेंगेन क्षेत्र में 26 यूरोपीय देश शामिल है। कौन सा क्षेत्र? शेंगेन क्षेत्र। 26 यूरोपीय देश शामिल है। इन देशों ने सीमाओं पर वीजा और सीमा नियंत्रण को समाप्त करने के लिए एक घोषणा तैयार की है। तो शेंगेन क्षेत्र के 26 यूरोपीय देश, सिर्फ यूरोप के देश हैं ये, जो बीच में जब उनका बॉर्डर आता है तो बॉर्डर पर वीजा लगता है, सीमा का नियंत्रण रखता है, इनको समाप्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे जो 26 यूरोपीय देश हैं, इनके नागरिक एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे में इतनी आराम से जा सकें जैसे हमारे भारत के नागरिक अपने भारत के सभी राज्यों में घूम सकते हैं। अगर किसी को यूपी से हरियाणा जाना है या हरियाणा से फिर हिमाचल की तरफ जाना है या फिर आपको मुंबई जाना है या कर्नाटक जाना है तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई बड़े आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें भारत से किसी दूसरे देश में जाना है तो आप भी जानते हैं पासपोर्ट, वीज़ा, सब बातें हो जाती हैं। उन सभी को बिल्कुल इजी करने के लिए शेंगेन क्षेत्र के 26 देश तैयार हो गए हैं कि इन 26 देशों के जो नागरिक होंगे वो सभी देशों में ऐसे घूम सकते हैं जैसे हम अपने भारत के राज्यों में घूम सकते हैं। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है 14 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का उद्घाटन हुआ कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, इसमें भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और ये कहाँ पर उद्घाटित हुआ है? दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कब हुआ? 14 अप्रैल 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन भी होता है, अंबेडकर जयंती। भारत भाग्य विधाता उत्सव संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले में आयोजित हुआ। दिल्ली के लाल किले में कौन सा उत्सव हुआ? भारत भाग्य विधाता उत्सव। और ये किसने आयोजित किया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यूएनईपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर ढाका और दूसरा नंबर मुरादाबाद दूसरे नंबर पर, पहला ढाका। विश्व का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर, कह रहे प्रदूषण वाला नहीं कह रहे, ध्वनि प्रदूषण में ढाका फर्स्ट है, बांग्लादेश। यूपी का मुरादाबाद सेकंड है, पीतल नगरी बोलते हैं जिसको। स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूसर्ट को दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार। किसको दिया गया? विल्फ्रेड ब्रूसर्ट को दिया गया। ठीक है, देखिए भाइयों, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ज़्यादातर क्या होता है कि इनके बारे में थोड़ा बहुत ही डिटेल होता है, तो उसको हम आपको बता देते हैं।
लेकिन जैसा लिख रहा अगर आप इसको भी याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो हम डिटेल बता रहे हैं वो इसलिए बताई जाती है कि जिससे वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में फीड रह जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद आ जाते हैं स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक ओडीएफ प्लस, ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त, ओपन डेफिकेशन फ्री, प्लस लगा हुआ है, याद रखना। ओडीएफ प्लस गांव की सूची में तेलंगाना पहले स्थान पर है। तो पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत सबसे ज़्यादा ओडीएफ प्लस गांव किस राज्य में है? तेलंगाना में है। राज्य के 14,200 गांव में से 13,737 इस सूची में शामिल हो गए हैं। अब देखिए कितना कम रह गए हैं, बस 14,200 में से 13,737 ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं तेलंगाना में, नंबर 1। ठीक है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का। और ये जो क्वेश्चन भाई आपके सामने लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हर साल 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन 26 दिसंबर को औरंगजेब के सेनापति द्वारा गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों की हत्या की गई थी। और जो गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाइयों, इतना काफ़ी है, इतना ही रखते हैं। अभी हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। इससे अलग एक और याद रखिए, 23 अप्रैल अंग्रेजी दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस या इंग्लिश भाषा का दिवस है 23 अप्रैल को। ये भी आपको याद रखना चाहिए भाई। ठीक है, तो आज हमने आपको जो बताया है, तीसरी वीडियो आपके सामने लाई अभी। जैसा मैंने कहा है, मैं पहले आपके लिए करंट अफेयर्स पूरी करा देंगे कंप्लीट, जो कि 2022 में अभी तक यानी जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक जो भी महत्वपूर्ण है वो सब हो जाएगा। हाँ देखिए, मैं इस करंट अफेयर्स में मैं ये नहीं कर रहा कि आपको जनवरी के हिसाब से पढ़ाऊँ या डेट वाइज पढ़ाऊँ। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि जो सबसे बेस्ट है वो आपके सामने लाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब ये हमारी करंट अफेयर्स हो जाएगी, फिर उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद और आ जाएगी करंट अफेयर्स, तो वो तो खैर चलती रहेगी। लेकिन एक बार पिछली करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए, हमारा एक बेस बन जाए करंट अफेयर्स में। जब करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम जीके का कोई भी एक सब्जेक्ट उठाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो भाइयों, आपका स्नेह, आपका सहयोग अपेक्षित है। इसी तरह से सहयोग देते रहिए। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाइयों। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।